दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो देखने में तो साधारण सी मालूम होती हैं, पर एक ऐसा एहसास दिला जाती हैं जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के गुजरे हुए कुछ लम्हों को ही बड़े पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से उतार दिया हो। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 और इसको साउथ इंडिया की जबरदस्त मास्टरपीस माना जाता है, जिसमें विजय सेतुपति ने लीड रोल निभाया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी की शुरुआत एक टूरिज्म प्लेस से होती है, जहां एक कुंड होता है और उसकी सीढ़ियों पर खड़ा पुजारी भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रहा होता है। रामचंद्रन उर्फ राम एक ट्रैवल फोटोग्राफर है। वो वहां अपने स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी के बारे में सिखा रहा होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि सिर्फ फोटोग्राफी में ही वक्त को रोकने की कला है। तुम लोग जिस मोमेंट में फोटो लोगे वो मोमेंट उसी फोटो में कैद हो जाएगा। वो कहता है, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी फोटो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मत खींचना, बल्कि फोटो तभी खींचना जब तुमको अच्छा लगे। इसके बाद वो उसी रात अपनी एक स्टूडेंट के साथ अपने गांव तंजावुर की ओर निकल पड़ता है। स्टूडेंट को साथ लाने का रीजन ये था कि पूरे ग्रुप में सिर्फ वही कार चलाना जानती थी। खैर, सुबह वो अपने गांव पहुंचता है और चहक चहक कर अपनी स्टूडेंट को अपने गांव के एक एक स्पॉट के बारे में जानकारी देता है। जब राम तंजावुर से गुजरता है तो वो अपनी स्टूडेंट से कहता है कि वो कहीं भी ना रुके, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो बात करने में देर लग जाएगी। इसके बाद वो फाइनली अपने स्कूल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुम तेज स्पीड में कार ले जाकर उस वॉचमैन के सामने रोक सकती हो? तो वो हाँ में जवाब देती है और इसके बाद वो ऐसा ही करती है। वॉचमैन ये देखकर डर जाता है और उसको कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी राम कार से बाहर निकलकर कहता है, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मेरा नाम है रामचंद्रन फ्रॉम क्लास 10th C। ये सुनकर वो वॉचमैन बहुत खुश होता है और कहता है, अरे छोटू, आप इतने बड़े हो गए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोनों गले लगते हैं और राम कहता है कि आप मुझे आप क्यों बुला रहे हैं? मैं आपसे छोटा हूँ, आपका छोटू हूँ, इसलिए मुझे आप कहकर मत बुलाइए। इसके बाद वो अंदर स्कूल में जाने की परमिशन लेता है और फाइनली अंदर जाकर अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। उसकी आंखों के सामने स्कूल लाइफ के दिन तैर रहे होते हैं। राम बस इधर उधर देखता है। वो नल से पानी पीता है, ब्लैक बोर्ड के नीचे पाउडर वाली चाक को महसूस करता है, सीढ़ियों पर चलकर क्लास तक जाता है और वहाँ बैठकर पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है। इस बीच अचानक वॉचमैन काका वहाँ आता है। वो कहता है, अरे छोटू, तुम्हारे साथ के सारे लड़के आजकल कहाँ हैं? क्या तुम अब भी उनके टच में हो? तो राम बिना कुछ कहे उनमें से एक लड़के मुरारी को फोन लगाकर वॉचमैन को दे देता है। मुरारी वॉचमैन से बात करके बहुत खुश होता है। सभी उन दिनों को याद करने लगते हैं जब वो वॉचमैन को सताया करते थे। इसके बाद राम के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सभी दोस्तों को मिलने के लिए बुलाता है। वो सोचता है कि काम करने में तो सब बिजी हैं, लेकिन जब सभी वही फील करेंगे जो मैं आज फील कर रहा हूँ तो सभी का स्ट्रेस दूर हो जाएगा। फाइनली सभी दोस्त आपस में 96 नाम से एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि जब वो स्कूल से निकले थे तो वो ईयर 1996 था। इस ग्रुप को बनाने के बाद सभी एक दूसरे को मैसेज करते हैं और एक जगह मिलने का प्लान करते हैं और एक रीयूनियन पार्टी रखते हैं, जिसमें सभी हाई स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। इस रीयूनियन में राम के दोस्त मुरली, सुभाषिनी और सतीश भी उससे मिलते हैं। इस पार्टी में सारे दोस्त जमकर धमाल और मस्ती करते हैं और सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एक दूसरे से मिलवाते हैं। इस बीच सभी राम का वेट कर रहे होते हैं, जो अभी तक नहीं आया होता। सुभाषिनी राम को अपना छोटा भाई मानती थी, इसलिए वो उसका बेसब्री से इंतजार करती रहती है। इसी बीच अचानक राम वहाँ पहुँच जाता है और कैजुअल सी चल रही मीटिंग में अचानक से रौनक आ जाती है। इसके बाद सब अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं कि मुरली, राम, सुभाषिनी और सतीश एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में सुभाषिनी मुरली से पूछती है कि सब आ गए ना, चलो खाना खाते हैं। तो मुरली कहता है कि 4 लोगों का आना अभी बाकी है, 3 अभी इधर उधर रास्ते में हैं और चौथे का कोई अता पता नहीं। तो सुभाषिनी कहती है कि 3 को भटकने दो, लेकिन ये चौथा कौन है? ये सुनकर मुरली एकदम से राम की तरफ इशारा करते हुए सुभाषिनी को चुप रहने के लिए कहता है। सुभाषिनी कहती है कि ये बंदरों की तरह इशारा क्यों कर रहे हो, खुलकर बताओ किसकी बात कर रहे हो। राम नोटिस करता है कि मुरली कुछ बताने में हिचकिचा रहा है और राम को भी अंदाजा होता है कि मुरली किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन सुभाषिनी के बार बार पूछने की वजह से राम कहता है कि बता क्यों नहीं देते कि किसके बारे में बात कर रहे हो। तो मुरली आखिर में कहता है जानकी के बारे में। ये सुनते ही अचानक राम का दिल थम सा जाता है और इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। दोस्तों, इस मूवी को ध्यान से देखना, क्योंकि इसका एक एक सीन आपको रिलेटेबल जरूर लगेगा।
हम फ्लैशबैक में पहुंचते हैं इन सभी के हाई स्कूल डेज में, जब जानकी यानी जानू क्लास में खड़े होकर यमुना के घट नाम की कविता सुना रही होती है। पूरी क्लास इस कविता को बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन राम के लिए उस कविता से ज्यादा खास थी जानू। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ राम ही उसके लिए फीलिंग्स रखता था, बल्कि जानू भी उसके बारे में सोचती थी। जब भी उसे कोई दिक्कत होती तो वो राम से कहती। बचपन से अब तक स्कूल में जानू ने राम से जो भी कहा वो राम ने पूरा किया। जब राम अपने बुरे मार्क्स से परेशान होता तो जानू उससे पूछती कि क्या बात है। सिर्फ इस पूछने भर से राम अपने मार्क्स के बारे में भूल जाता था। जानू का परिवार शास्त्रीय संगीत से जुड़ा था, इसलिए उसे भी गाने का शौक था। वो बाकी स्टूडेंट से या तो गाने की बात करती या पढ़ाई की। उधर राम भी घर पर उन्हीं गानों को सुना करता था जो जानू स्कूल में गाया करती थी। जब राम भी मंदिर जाता है तो भगवान से सिर्फ एक चीज मांगता है कि कभी जानू को मेरी नजरों से दूर मत करना। अब एक दिन जानू स्कूल नहीं आती तो राम का मन नहीं लगता और वो क्लास से बाहर आकर गेट पर बैठ जाता है। वॉचमैन पूछता है कि क्या हुआ छोटू, मुंह क्यों लटका है तेरा? तो राम इनोसेंटली कहता है कि जानू आज स्कूल नहीं आई। ये सुनकर वॉचमैन की हंसी निकल जाती है, क्योंकि उसके लिए ये रोज की बात थी, क्योंकि टीनेज में स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं। अब कुछ दिन तक जानू स्कूल नहीं आती तो राम को बहुत घबराहट होने लगती है। वो इसके बारे में सुभाषिनी से पूछता है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। राम अब परेशान होने लगता है तो सुभाषिनी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो किसी तरह जानू का घर का पता करती है और फिर वो दोनों उसका घर ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें उसका घर नहीं मिलता। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और राम का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पढ़ाई क्या, उसका घर के किसी भी काम में मन नहीं लगता। इस बीच एक दिन जब वो क्लास में चुपचाप बैठा होता है, तभी जानू किसी लड़की के साथ क्लास में आती है। पता चलता है कि उसको कई दिनों से बुखार था। सभी एक एक करके उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और राम भी अपनी सीट से फौरन खड़ा होकर आगे बढ़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों अगले ही पल वो रुक जाता है। उसका मन बार बार कहता है कि तुम्हें जानू के पास जाकर उससे पूछना चाहिए, लेकिन वो ये हिम्मत नहीं कर पाता। वो बस बैठे बैठे पीछे से जानू को देखता रहता है और तभी अचानक जानू पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है, जैसे उसे बताना चाहती हो कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन उस दिन से राम को कुछ हो जाता है। दरअसल हर लड़के की तरह उसे अपने प्यार का इजहार करने में शुरुआती शर्म महसूस होती है। कई बार वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता और इसी शर्म की वजह से वो धीरे धीरे जानू से भी कम बोलना शुरू कर देता है। जानू बहुत कोशिश करती है कि राम अपने मन की बात कह दे, लेकिन वो नहीं कह पाता। इस बीच जब जब जानू क्लास में गाना गाती तो राम दूसरे लड़कों से कहकर उससे जमुना वाला गाना सुनाने को कहता है, लेकिन जानू ऐसा नहीं करती क्योंकि वो चाहती थी कि राम अपने मुंह से ऐसा करने को बोले तभी वो गाएगी। और एक दिन जानू के बर्थडे पर सुभाषिनी, मुरली और सतीश उसको पकड़ लेते हैं और जानू भी उसके सामने होती है। सभी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन राम उसे सिर्फ बर्थडे विश कर पाता है और कुछ नहीं कह पाता। उसकी हालत देखकर सुभाषिनी उसकी सांसों को चेक करने के लिए उसके दिल पर हाथ रखती है, जो कि बहुत तेज धड़क रहा था। जानू पूछती है कि क्या हुआ और ऐसा कहते हुए वो भी सोचती है कि शायद राम की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो भी हाथ रख के उसके दिल को चेक करती है। बस यही था कि जानू का हाथ लगते ही राम अचानक से बेहोश हो जाता है। सभी समझ जाते हैं कि आखिर राम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बात मन में दबाए हुए हैं। उस दिन से राम और जानू के साथ साथ सभी ये जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन राम ने अभी तक उससे कुछ बोला नहीं है। लेकिन इस सब में एक दिन जानू राम से बात करती है कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं, लेकिन इस सब के चक्कर में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना मत भूल जाना। खैर, इसके बाद एग्जाम्स हो जाते हैं और सभी एग्जाम्स के बाद आज आखिरी दिन मिल रहे होते हैं। अब अगली क्लास में जाने से पहले सभी को कुछ महीनों का इंतजार करना था और ये सब राम के लिए सबसे मुश्किल था। जैसे जैसे वो दोनों एक साथ थोड़ी दूर तक साथ में आते हैं और फिर जानू कोशिश करती है कि आज राम उससे कुछ बोल दे, लेकिन जब वो नहीं बोलता तो वो कहती है कि मुझे चलना चाहिए राम। राम भी शर्म की वजह से चुप रहता है और हाँ में सर हिला देता है। ये देखते ही जानू अपने रास्ते चल देती है और राम भी इमोशनल होते हुए अपने रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जानू पीछे से वापस उसके पास आती है और उसकी शर्ट पर पेन की इंक डालकर कहती है कि ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा, मुझे भूल मत जाना। ये सुनकर राम एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते अपने घर निकल जाते हैं और उस दिन के बारे में सोचने लगते हैं जब वो जल्दी ही कॉलेज में एक दूसरे से मिलेंगे। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होकर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां उसे पार्टी में रात हो चुकी थी। सुभाषिनी मुरली से पूछती है कि क्या जानू आएगी,
तो वो कहता है कि 1 हफ्ते से मैं उसको मैसेज कर रहा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आज सुबह उसका मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ। अब मुझे क्या पता कि वो आ रही है या नहीं। वो इस वक्त सिंगापुर में सेटल है, इसलिए इतना टाइम तो लगेगा ही आने में। अब राम को भी इस बात का पता था कि जानू उस पार्टी में आ रही है, इसलिए वो चुपचाप एक गुब्बारा लेकर मिकी माउस के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जानू के लिए उसकी शर्म आज भी नहीं छूटी है और वो भी पहले की तरह ही है। उसे ऐसे छुपते देख सुभाषिनी मुरली से कहती है कि देखो उसको, वो आज भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे क्लास में हो, इसको जाकर कोई समझाओ। सतीश उसे आने का इशारा करता है, लेकिन राम उसे कह देता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इस बीच हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर जानू की एंट्री होती है। सभी लोग एक साथ उसका वेलकम करते हैं। इतने सालों में सभी ने उसे पहली बार देखा था। सुभाषिनी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं राम अभी तक वहीं छुपा रहता है। दूसरे लोगों की आवाजों से वो समझ जाता है कि जानू वहाँ आ चुकी है, लेकिन वो बाहर निकलकर नहीं आता। जानू भी वहाँ पर राम को ढूंढ रही होती है। उसे भी उम्मीद थी कि राम वहाँ जरूर आया होगा, इसलिए वो उससे मिल पाएगी। बातों ही बातों में सुभाषिनी सतीश से इशारा करके राम को बुलाने को कहती है। ये देखकर सतीश उसे बुलाने जाता है, लेकिन राम फिर वही कह देता है कि तुम जाओ, मैं अभी आ जाऊंगा। दरअसल बचपन की शर्म उसके अंदर अभी तक थी और अब उसे लगता था कि उसको ऐसे अजीब से भेष में देखकर जानू को वैसे ही अजीब लगेगा, इसलिए वो बाहर नहीं आता। सतीश वापस जाकर बताता है कि वो नहीं आ रहा, तो जानू पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो सुभाषिनी खुद को बिना रोके कहती है कि राम भी आया हुआ है, लेकिन वो पता नहीं वहाँ क्यों छुपा है, बाहर ही नहीं आ रहा। राम का नाम सुनकर जानू भी शॉक हो जाती है कि वो सच में यहाँ आया हुआ है, इसलिए वो खुद उठकर उसको बुलाने चली जाती है। इस बीच राम से पहले पहुँचने तक की कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स क्लास में पहले दिन आते हैं। जानू की नजर राम को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो आज क्लास में नहीं होता। इसके बाद वो सभी दूसरे सेक्शन में जाकर देखते हैं, वो वहाँ भी नहीं होता। फिर सभी इकट्ठा होकर प्रिंसिपल से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि रामचंद्रन ने अपनी टीसी निकलवा ली है। इसका मतलब अब वो इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा, हो सकता है किसी और स्कूल में हो। जानू और बाकी सभी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए सतीश और मुरली शाम को राम के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राम के पिता के ऊपर कर्ज हो गया था, इसलिए उन्होंने वो घर बेच दिया और वहाँ से चले गए। खुद राम और उसकी माँ को भी ये बात पता नहीं थी। उन्हें रातों रात ही घर खाली करना पड़ा और वो चले गए। अब क्लास में जब जानू को ये पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाती है। रोज वो क्लास में उसी उम्मीद में आती है कि आज उसे राम मिल जाएगा, लेकिन उसे वो नहीं दिखता। वो उसके बारे में पता करने की कोशिश भी करती है, लेकिन राम का कोई पता नहीं चलता और तब से लेकर आज तक जानू ने राम को नहीं देखा होता। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ जानू राम के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। राम उसकी एग्जिस्टेंस को फील कर लेता है, पर उसकी तरफ नहीं मुड़ता। आखिरकार जानू ही उसे बोलती है कि राम तुम कैसे हो। वो उसकी तरफ मुड़ता है और नजर चुराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। वो पूछती है सब कैसा चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो आजकल। राम हकलाते हुए कहता है कि मैं ट्रेवल फोटोग्राफर हूँ। जानू फील करती है कि वो बात करने में अब भी वैसा ही है जैसा स्कूल टाइम में था। वो कहती है तुम्हारी दाढ़ी मूछ आ गई, लेकिन तुम अभी भी अंदर से वैसे ही हो। अब आगे जानू कुछ कहती उससे पहले राम का बीपी हाई होने लगता है। उसको ऐसे देखकर वो उसको पकड़कर पूछती है कि राम तुम ठीक तो हो। और जानू का हाथ टच होते ही वही होता है जो राम के साथ पहले हुआ था। इससे उसकी हार्ट बीट और बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे सभी होश में लाते हैं और सुभाषिनी कहती है कि तू आज भी बच्चा ही है जो उसके छूने से ही गिर पड़ा। अब वो भी बड़ी हो चुकी है और तू भी। उसकी शादी हो चुकी है और वो एक बच्चे की माँ भी है, इसलिए अब ओवर एक्टिंग करना बंद कर और आदमियों की तरह बात कर। जानू की शादी की बात सुनकर राम का दिल जैसे वहीं पर थम जाता है और वो एकदम से चुप हो जाता है। जानू उस बात को टालते हुए कहती है कि तुम सब लोगों ने खाना खा लिया, मुझे तो भूख लगी है। इस बीच राम एकदम से खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। सभी समझ जाते हैं कि जानू की शादी के बाद से वो डिस्टर्ब हो गया होगा, इसलिए वो उसको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो परेशान जरूर हुआ था, लेकिन उठकर इसलिए गया था क्योंकि जानू को भूख लगी थी और उसको जानू के लिए खाना लाना था।
प्लेट लगा के वो जानू के पास आता है और उसे खाना देता है। इस बीच सुभाषिनी वहाँ अपने मोबाइल के बहाने आती है। वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि ये दोनों इस उम्र में चक्कर चला बैठे, इसलिए वो उन पर नजर रखती है, क्योंकि राम उसका मुंह बोला भाई है और जानू उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी सहेली। इस बीच जानू खाना खाते खाते अपनी प्लेट को ही राम के आगे कर देती है और कहती है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया ना, चलो इसमें से खाओ। राम पहले एतराज करता है, लेकिन जानू उसे कहती है कि अब नहीं खा रहे, लेकिन स्कूल में तो खा लेते थे, चलो चुपचाप खा लो। ये सुनकर राम चुपचाप उस प्लेट से खाना खाने लगता है और अंदर ही अंदर इमोशनल होता रहता है। उधर दूर खड़े मुरली और सुभाषिनी आपस में बात कर रहे होते हैं कि जानू के हस्बैंड को सिंगापुर में अगर पता चल गया कि ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो इन लोगों के चक्कर में हम लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप हमने बनाया, पार्टी हमने रखी, और अगर ऐसा हुआ तो इस पार्टी के साथ साथ हमारा दिवाली, पोंगल, रमजान और गांधी जयंती सब एक साथ मन जाएंगे। सुभाषिनी मुरली से कहती है कि ये फालतू चीज मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम भी बच्चों की तरह बात करते हो। खैर, इसके बाद पार्टी के एंड होने का समय आता है और मुरली स्टेज पर कहता है कि जो लोग नहीं आ पाए उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पल मिस कर दिया। इसके बाद वो जानू को स्टेज पर गाने के लिए बुलाता है ताकि सभी स्कूल की यादों को ताज़ा कर सकें। सतीश उसको स्टेज पर जाते हुए देख जानू जिंदाबाद के नारे लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो स्कूल में करता था। सभी लोग इस मूवमेंट में इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से उनकी गहरी यादें जुड़ी हुई थी। इसके बाद जानू स्टेज पर आती है और सभी को थैंक्स कहती है उसको बुलाने के लिए। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज अपना स्कूल बैग लेकर वापस स्कूल में आ गई हूँ। इस बीच जब जानू अपना गाना शुरू करने वाली होती है तो राम मुरली को इशारा करके कहता है कि वो उससे यमुना के तट वाला गाना गाने को कहे, पर मुरली जब तक जानू से कुछ कहता वो गाना शुरू कर देती है और वो वही गाना गाती है जो राम चाहता था। यानी स्कूल की जिद को आज जानू ने छोड़ दिया था और राम के मन का गाना गा रही थी। सभी उस गाने से बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली एक ग्रुप फोटो लेने के बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि ये पांचों अभी भी वहाँ बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब सुभाषिनी असल में प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके सर में पेन होने लगता है, तो सभी कहीं कॉफी पीने निकल पड़ते हैं। कॉफी के बीच सुभाषिनी जानू से पूछती है कि तुम कितने दिनों के लिए आई हो, तो वो कहती है कि मैं सिर्फ इस फंक्शन के लिए आई थी, सुबह मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं सुबह निकल जाऊंगी, और वैसे भी मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रहती। इसके बाद सभी उसकी बेटी का फोटो देखने को कहते हैं। एक एक करके सभी के पास फोन चला जाता है और राम इधर उधर होकर उस फोटो को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देता। पर जानू ये नोटिस करती है और फिर वो अपना फोन राम को थमा देती है ताकि वो देख सके। जानू की बेटी को देखकर राम की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे कंट्रोल करता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इस बीच सुभाषिनी कहती है कि उसकी बेटी को देख रहे हो, अगर शादी कर ली होती तो आज तुम्हारे भी बच्चे होते। ये सुनकर जानू हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि राम की शादी हो चुकी होगी, लेकिन वो उसकी वजह से अपनी बीवी को नहीं लाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो राम से पूछती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि लड़की नहीं मिली, और वैसे भी बाबा देख रहे हैं, लड़की मिलते ही शादी हो जाएगी। क्योंकि शुभांशी ने ये बात गलती से बोल तो दी थी, जबकि सभी को पता था कि राम ने सिर्फ एक को चाहा था, इसीलिए वो किसी और से शादी करके दूसरी लड़की को धोखा नहीं देना चाहता था। अब ये बात आगे ना बढ़े और जानू को इस बात पर शक ना हो, इसलिए सब एक एक करके वहाँ से निकल लेते हैं। राम गाड़ी लेने बाहर आ जाता है और बाकी सब उठकर बाहर आ जाते हैं। अंदर बैठे सतीश से जानू पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद शुभांशी, जानू और राम एक ही गाड़ी में निकलते हैं। शुभांशी कहती है कि पहले तुम जानू को उसके होटल छोड़ दो, उसके बाद मुझे ड्रॉप करना, लेकिन राम कहता है कि नहीं, मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ, पहले तुम्हारा घर पड़ेगा, उसके बाद मैं जानू को छोड़ दूंगा। अब जानू के सामने शुभांशी कुछ नहीं कहती, लेकिन जब राम उसे ड्रॉप करता है तो उसे धीरे से कहती है कि उस लड़की को होटल छोड़कर जल्दी से घर चले जाना, उसके साथ घूमने मत जाना, वो शादीशुदा है, तुम लोग इस उम्र में कुछ मत कर बैठना। राम कहता है कि क्या फालतू बात कर रही हो, मैं उसको छोड़कर निकल जाऊंगा। इसके बाद शुभांशी और जानू एक दूसरे को बाय बोलते हैं और इसी बीच शुभांशी जानू को आखिरी बार देखकर इमोशनल हो जाती है। अब कार में बैठते ही जानू पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। राम कहता है कोई लड़की नहीं मिली, जल्द ही कर लूंगा। जानू कहती है झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की। राम फिर भी कोई जवाब नहीं देता और इधर उधर की बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरा नंबर ले लो, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आऊंगा।
इस बीच में जानू का होटल आ जाता है तो वो उसे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर जानू एकदम से चुप हो जाती है, जिसे देखकर राम को अच्छा नहीं लगता। वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जानू होटल की तरफ निकल पड़ती है। रूम में आकर वो थोड़ी देर इधर उधर देखती है और फिर उसे अजीब सा एहसास होता है। वो फौरन राम को कॉल करती है और उससे कहती है कि राम तुम कहाँ हो, तुम चले गए क्या, ज्यादा दूर निकल गए क्या? तो राम बहुत धीमी आवाज में कहता है कि तुमने जहाँ छोड़ा था मैं अभी भी वहीं पर हूँ जानू। ये सुनकर वो फौरन भागकर नीचे आ जाती है और इसके बाद राम अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहता है और फिर दोनों कार में घूमने निकल पड़ते हैं। दरअसल दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था। दोनों जानते थे कि वो कुछ ही घंटों तक एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए वो ये पल मिस करना नहीं चाहते थे। इसी बीच अब शुभांशी का फोन राम के पास आता है, जो उससे पूछती है कि तुमने जानू को छोड़ दिया? तो राम कहता है कि हाँ मैं रास्ते में हूँ और घर जा रहा हूँ, उसको मैंने होटल पर छोड़ दिया। शुभांशी कहती है कि ठीक है, अब उसके बारे में सोचते मत रहना, चुपचाप घर जाकर सो जाना। इसके बाद शुभांशी जानू को कॉल करके पूछती है कि तुम होटल पहुँच गयी? तो जानू भी झूठ बोल देती है कि हाँ मैं होटल में हूँ, राम मुझे छोड़कर निकल गया। इसके बाद ये दोनों डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, इसलिए जानू कहती है कि चलो सलून चलते हैं। राम उससे पूछता है कि सलून क्यों? तो वो कहती है कि पहले चलो फिर बताती हूँ। अब राम उसे उसी सलून पर ले जाता है जहां वो बचपन से अपने बाल कटवाता आया है। वहां पहुंचकर सलून वाला पूछता है कि कैसे बाल काटने हैं, तो जानू कहती है कि ऐसे काटिए जिससे ये 14 साल का लड़का लगने लगे। ये सुनकर वो सलून वाला कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो आज से बहुत साल पहले बोला था कि अब मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, क्योंकि जिसके लिए कटवाता था वो अब उसके साथ नहीं है। ये सुनकर जानू समझ जाती है कि ये बात किसके बारे में थी। तभी राम कहता है कि चाचा क्या बोले जा रहे हो, जैसा वो कह रही हैं वैसा ही कर दो। तो वो चाचा उसकी मूछ और दाढ़ी बना देता है, जिससे राम एकदम यंग लगने लगता है। देखने में उसकी उम्र करीब 10 साल पीछे हो जाती है। जानू उसे देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। वहाँ आकर वो उससे उसकी शर्ट उतरवाती है और कहती है कि देखो अपने आप को, कैसे बूढ़े आदमियों की तरह रह रहे थे, अब लग रहे हो यंग मैन, ऐसे ही रहा करो। इसके बाद वो पूछती है कि इतने सालों में तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई या किसी लड़की ने तुम्हें पसंद नहीं किया? तो राम कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पूछती है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि कौन सी लड़की थी वो? राम कहता है कि चारू नाम की एक लड़की थी जो कॉलेज में मेरी जूनियर थी। अक्सर वो मुझे देखा करती थी और इस बारे में लोग मुझे बताते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मुझे फोन किया और वो मुझसे बात करना चाहती थी। उसने कहा कि घर पर सभी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि ये तो खुशी की बात है। ये सुनकर वो गुस्सा हो गई और उसने सीधा मुझसे पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। जानू ने पूछा कि फिर तुमने क्या कहा? राम ने बताया कि मैं क्या कहता, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या बोल रही है। मैंने उसे बोल दिया कि मैं अभी कुछ कमाता नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली पैसे वाली है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे सच बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको सच बोल दिया। जानू पूछती है कौन सा सच? तो राम कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने उसको बता दिया। ये सुनकर जानू बहुत ही हैरान हो जाती है। राम कहता है कि मेरे सच बोलने के बाद वो थोड़ी देर चुप रही और फिर फोन रख दिया। उसने मुझे 3 महीने बाद शादी का कार्ड भी भेजा, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि जिसको हम चाहते हैं उसको शादी में देखना हमारे लिए मुश्किल होता है। अब इस डिस्कशन के बाद राम और जानू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर जानू पूछती है कि तुम छुट्टियों के बाद बिना बताए क्यों चले गए? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं किसी से कुछ नहीं पूछ पाई और तुमको भूल भी नहीं पाई। घर वाले शादी ना कर दें इसलिए बिना मन के पढ़ाई पूरी की, लेकिन इस बीच मेरी बड़ी बहन ने भागकर शादी कर ली, इसलिए ग्रेजुएशन होने के बाद 2 महीने बाद ही मेरी भी शादी हो गई। मैंने तुमको कई बार ढूंढना चाहा, लेकिन तुम नहीं मिले। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी मुझे लग रहा था कि तुम जरूर आओगे, तुम मेरे आसपास ही होंगे, लेकिन तुम नहीं आए और मेरी शादी हो गई। अब राम कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। इतनी देर में पार्किंग वाला आकर उनसे कहता है कि आप गाड़ी को निकाल लीजिए, पार्किंग बंद होने वाली है। इसके बाद दोनों वापस जानू के होटल आ जाते हैं। जानू कहती है कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले, और मुझे लग रहा है कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार कहीं मैं तो नहीं, इसलिए मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती, बस तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, क्योंकि इन बातों को सिर्फ तुम ही समझ सकते थे। राम कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। फिर जानू कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो बोल दो, लेकिन चुप मत रहो। राम कहता है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें मैसेज भी भेजा था, क्या तुम्हें वो मैसेज नहीं मिला?
जानू कहती है कि तुम कब आए थे, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद राम बताता है कि मैं सतीश के साथ तुम्हारे कॉलेज आया था और हमने एक लड़की से तुम्हारे पास मैसेज भी भिजवाया था। मैंने कहा कि उससे कहना कि एक लड़का बाहर है जो तुमसे मिलना चाहता है, उससे कहना कि हम चेन्नई से आए हैं और मेरा नाम राम है, बाकी वो समझ जाएगी। तुमने मुझे बालकनी से देखा भी था, लेकिन उस लड़की ने मुझे बताया कि मैसेज को सुनकर ही तुम उस पर भड़क गई और बोली कि उस लड़के से जाकर कह दो कि आज के बाद कभी मुझे मैसेज ना भेजे, वरना अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस चला आया। मुझे लगा कि कॉलेज में आकर शायद तुम्हें कोई और मिल गया होगा, इसलिए अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। जानू ये सुनकर बहुत रोने लगती है और भागकर अपने होटल की तरफ चल देती है। उसे ऐसे देखकर राम भी पीछे पीछे भागता है। रूम में आकर वो बताती है कि जब उस लड़की ने मुझे मैसेज दिया था तो मैंने तुमको नहीं, एक दूसरे लड़के को देखा था जो मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। मेरा ध्यान उसी की तरफ था कि उसी ने वो मैसेज भेजा होगा, इसलिए मैंने उस लड़की को भगा दिया। मुझे नहीं पता था कि बाहर तुम खड़े हो। मुझे माफ कर दो राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। राम कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है जानू, मैंने ही गलत सोचा कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो वो सब नहीं होता। जानू कहती है कि उस लड़की ने तुम्हारा नाम मुझे नहीं बताया, उससे पहले ही मैं उसके ऊपर बरस पड़ी, इसलिए ये सब हुआ। राम कहता है कि उस दिन तक मेरे अंदर बात करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सुबह से ही पता नहीं मुझे लगने लगा कि आज अगर मैंने तुमको नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं उस दिन सतीश को लेकर तुम्हारे कॉलेज आया। जानू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किस कॉलेज में थी, तो राम कहता है कि मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे वो सब पता था जो तुमसे जुड़ा था। मैं कॉलेज के बीच में चेन्नई से यहाँ आता और तुम्हें देखकर साथ साथ चलता, लेकिन जब तुम पीछे देखती तो मैं छुप जाता। तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स से लेकर 12th क्लास के मार्क्स तक मुझे पता है। तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस मेरे बर्थडे पर पहनी थी। मेरे जाने के बाद तुमने सिंगिंग छोड़ दी और तुम लिटरेचर पढ़ने लगी, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुमसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करवाया, जिसकी वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। 1998 में तुम्हें थायराइड और 2000 में तुम्हें जॉइंडिस हुआ, और ये दोनों एग्जाम्स के बीच में हुए। एक कर्ली हेयर वाला लड़का तुम्हें परेशान करता था, उसको किसी ने मारा था और हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया था। फिर पुलिस केस भी बन गया था। वो कोई और नहीं बल्कि मैं था, मैंने ही उसको मारा था। कॉलेज के एनुअल डे पर तुमने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें तुम बहुत अच्छी लग रही थी। ये सुनकर जानू हंसने लगती है। तभी राम कहता है कि उसके बाद मैंने तुम्हें साड़ी में अगली बार तुम्हारी शादी पर देखा था। ये सुनकर जानू एकदम से चुप हो जाती है। राम धीमी आवाज में कहता है कि तुमको सही महसूस हुआ था, मैं तुम्हारी शादी में सच में आया था। मैं एक कोने में खड़ा था, ज्यादा देर तक मैं खुद को रोक नहीं पाया और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। इन बातों से दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इतने में अचानक रूम सर्विस वाला कॉफी लेकर आ जाता है, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले ऑर्डर की थी। कॉफी पीने के बाद राम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जानू कहती है कि हम लोगों के पास बस कुछ ही घंटे हैं, इसलिए मुझे सोने के लिए मत कहो और मेरे साथ चलो, चलो कहीं चलते हैं। इसके बाद वो फिर से कार में घूमने के लिए एक रेस्टोरेंट तक चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही राम देखता है कि उसकी स्टूडेंट्स भी वहीं पर हैं। असल में एक स्टूडेंट का आज बर्थडे होता है, इसलिए वो सभी लेट नाइट होटल में केक काटने आए थे। अब चूंकि राम का लुक बिल्कुल चेंज हो चुका था, इसलिए राम उनसे बचने की कोशिश करता है। वो बताता है कि मेरे स्टूडेंट्स भी यहीं पर हैं, चलो कहीं और चलते हैं, मैं वॉशरूम से आता हूँ। अब वो जैसे ही बचकर निकलने की कोशिश करता है, इतने में उसकी स्टूडेंट्स उसको पहचान लेती हैं। वो कहती हैं कि सर, आप इस लुक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट देख लेती है कि राम किसी लेडी के साथ है। वो सोचती है कि ये सर की वाइफ होंगी, इसलिए वो दूर से हेलो बोलती है और फिर सभी लड़कियां जानू की तरफ चल देती हैं। राम उनको समझा नहीं पाता कि जानू उसकी वाइफ नहीं है, इसलिए वो चुप रहता है। लड़कियां जानू से मिलती हैं और राम की बहुत तारीफ करती हैं। इसके बाद सभी पूछते हैं कि मैम, आपकी शादी कब हुई थी, क्योंकि सर ने आज तक आपके बारे में नहीं बताया। जानू जानबूझकर राम की वाइफ बनने की एक्टिंग करती है और बताती है कि हमारी लव मैरिज हुई थी। ये सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं होता कि राम जैसे नेचर का आदमी कभी लव मैरिज भी कर सकता है, क्योंकि वो तो लड़कियों तक से ज्यादा बात नहीं करता था। इसके बाद एक स्टूडेंट पूछती है कि मैडम, आपको सर ने प्रपोज कब किया था? तो जानू अपनी और राम की अधूरी कहानी को पूरा करते हुए उन्हें एक कहानी सुनाती है। वो सीधे उनको उसी वक्त का किस्सा सुनाती है जब राम चेन्नई से कॉलेज में जानू से मिलने आया था और उसको संदेश भिजवाया था।
वो बोली कि उस संदेश के बाद मैं दौड़कर उसके पास गई और मेरे मन में पिछले 3 सालों को लेकर कई सवाल थे, लेकिन राम को देखकर मैं चुप रह गई और सीधे उसे गले लगा लिया। इस तरह राम ने मुझे प्रपोज किया। इसी बीच राम एकदम से जानू को रोक देता है और कहता है कि चलो चलो अब सब लोग चलो, बहुत रात हो गई है। इतनी रात को केक काटने के लिए तुम लोगों को होटल आने के लिए किसने कहा था? चलो सब लोग घर जाओ। इसके बाद जानू और राम भी निकल पड़ते हैं और रास्ते में राम कहता है कि जानू मेरा घर पास में ही है, चलो तुम मेरे घर चलो, यहाँ से पैदल चल सकते हैं। वो लोग पैदल चलना शुरू करते हैं। इतने में बारिश आ जाती है और वो भीगते हुए राम के घर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर दोनों चेंज करते हैं और फिर जानू कहती है कि राम ऐसे नहीं चलेगा, तुमको अपनी जिंदगी एक दिशा में आगे बढ़ानी होगी। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कहाँ जाएगी? तुम शादी कर लो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे बच्चों को मैं खिलाऊं। मैं ये चाहती हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी बीवी से कहूंगी कि तुम्हें ऐसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। दोस्तों, यहाँ मैं उन टीनेजर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो सिर्फ अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं। वो अगर इस मूवी को देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि अट्रैक्शन के बाद प्यार हमारी मैच्योरिटी को भी दिखाता है। प्यार करने वाला सामने वाले को हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी खुशी को देखना चाहता है। उसकी खुशी ही प्यार करने वाले को खुशी देती है, फिर चाहे वो पास हो या दूर। राम जानू का रिश्ता भी ऐसा ही है। वो एक तो नहीं हो पाए, लेकिन अब एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। अब राम कहता है कि किस्मत में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम खाना खा लो, तुमने शाम को बस आधा प्लेट ही खाना खाया था। जानू मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है, पर राम कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर जानू फौरन किचन में जाकर खाना बनाकर लाती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। इस बीच अचानक लाइट चली जाती है और राम कैंडल लेने अंदर चला जाता है। इसके बाद अंधेरे में ही अचानक जानू अपनी आवाज में यमुना के तट वाला गाना सुनाना शुरू कर देती है। ये सुनकर राम फौरन उसकी तरफ भागता है और इलेक्ट्रिक लैंप में फाइनली अपने पसंदीदा गाने को जानू के मुंह से सुनता है। उसका दिल जैसे थम ही जाता है और इतने में लाइट आ जाती है। इसके बाद राम उसे अपनी यादों का सूटकेस दिखाता है, जिसमें उसका बैग, कपड़े और जानू की भी चीजें होती हैं। उसमें वो शर्ट होती है जिस पर जानू ने इंक फेंकी थी। जानू की कॉलेज ड्रेस भी राम के पास थी, जब उसने कॉलेज के हॉस्टल में गलती से अपनी ड्रेस गुम कर दी थी। इसके अलावा जानू का एक दुपट्टा भी राम के पास था, जो उसने स्कूल डेज में ही लेकर रख लिया था, जब जानू पीटी जाने से पहले उसको भूल गई थी। इसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें बाहर आती हैं, जिसमें एक डायरी भी होती है। डायरी देखकर राम उसे छिपा लेता है। जानू कहती है कि ठीक है तुम रख लो, लेकिन अब एक काम करो, तुम ही इसमें लिखी बातें मुझे पढ़कर सुनाओ। इसके बाद राम उसे अपनी लिखी कविताएं सुनाने लगता है और इतने में जानू सो जाती है, जैसे उसकी आवाज में सुकून मिल गया हो। इसके बाद राम चुपचाप लाइट बंद करके नीचे सो जाता है, लेकिन जानू उसे ऊपर बेड पर सोने के लिए कहती है। राम कहता है कि मुझे लगा तुम सो गई। जानू कहती है कि हाँ मैं सो गई थी, लेकिन जैसे ही तुमने लाइट बंद की तो मैं जाग गई। इसके बाद वो कहती है कि मैंने बोला था कि आज मुझसे सोने के लिए मत कहना। फिर वो कहती है कि तुम्हारी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर बहुत अच्छे हैं, इनका ख्याल रखिएगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने उसको हाँ तो बोल दिया, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगी। ये सुनकर राम घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि चलो जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद दोनों बिना एक दूसरे से कुछ बोले सीधा होटल जाते हैं। वहाँ से चेंज करके दोनों कार में एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों के दिमाग में वही सब चल रहा था जो स्कूल के आखिरी दिन हो रहा था, लेकिन तब उन्हें उम्मीद थी कि वो मिल पाएंगे, पर अब वो जानते थे कि अब वो कभी एक नहीं हो सकते। कार चलाते वक्त राम बार बार गियर्स चेंज करता है, तो जानू बिना कुछ कहे गियर पर अपना हाथ रख लेती है, लेकिन राम कुछ नहीं बोलता और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर गियर चेंज करता रहता है और आखिर में दोनों एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां जाके अब जानू को वेटिंग रूम में जाना होता है, तो राम पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो जानू कहती है कि कुछ देर मुझे यहीं रुकने दो। लेकिन तभी राम अपने पास से एक टिकट निकालता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हारी फ्लाइट में ही एक टिकट करवा ली थी, ताकि तुम्हारे फ्लाइट में चढ़ते तक मैं वेटिंग रूम में तुम्हारे साथ रह सकूं। इसके बाद दोनों वेटिंग रूम में चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ बिना बोले सिर्फ बाहर प्लेन्स को देखते रहते हैं। उनको पता था कि समय बहुत कम है, अब उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना होगा। और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है और जानू के जाने का वक्त आता है, तो राम उसे देखते रहता है। पहले वो राम को पीछे होने के लिए मोड़ती है, लेकिन वो फिर भी उसे देखता रहता है। इसके बाद जानू रोते रोते वो उसकी आंखों पर हाथ रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार राम अपनी नजरों को नीचे ही रखता है और जानू को जाते हुए नहीं देखता। जानू के जाने के बाद वो रोते रोते अपने घर आता है और वहाँ आकर वो देखता है कि जानू के भीगे कपड़े अभी भी उसकी बालकनी में लटके हुए हैं। उधर प्लेन में जानू राम के बारे में ही सोच रही होती है और घर पर राम
उसके उन कपड़ों को उठाकर अपने मेमोरी सूटकेस में रख लेता है और उस सूटकेस के बंद होते ही मूवी का भी दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही सिंपल सी लगती है, लेकिन जब आप इसे देखने बैठेंगे तो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। हम सभी की लाइफ का एक मोमेंट आपको इस मूवी में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी पल हो। इसलिए उस पल के लिए ही इस मूवी को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।